संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि, ठीक है। और दो शब्दों के मेल को हम कहते हैं समास। उपसर्ग, जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संधि कितने प्रकार की होती है आप सभी को बताएं। संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि होती हैं 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। फिर उसके बाद स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दी, आई, जी, वी, वाई, ए। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा घोष वर्ण नहीं है। घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण बताएं। तो किसमें घोष वर्ण नहीं है। तो देखो, घोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतः तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे हम कहते हैं घोष। तो घोष होता है हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो नीचे से करेंगे, प, य, र, ल, व ये चौथे पैरा, ट ये पहले प्यारा, क, ख, ग ये तीसरे प्यारा, त, थ, द ये तीसरे प्यारा। तो कौन सा नहीं है। तो ट यह घोष वर्ण नहीं है, यह है अघोष। अगला बताना है आपको, ओम किस स्वर में आता है। ह्रस्व, प्लुप्त, घोष या दीर्घ। तो आपने बता दिया होगा ओम किस में आता है। तो ओम आता है हमारे प्लुप्त स्वर, जिसमें 2 ध्वनियों से ज़्यादा का समय लगता है उसे हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर में आता है ओम। ह्रस्व मतलब होता है दीर्घ, और प्लुप्त ये होते हैं, ठीक है। तो ओम किस में आता है। तो आपको बताना है ओम राम, ये ऐसे बोलते हैं ना, ये तो इसे हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। अगला, किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है। इसमें आपको बताना है किसमें आपको अघोष व्यंजन नहीं है। 1, 2 पहले और दूसरा इसे हम कहते हैं अघोष, और 3, 4, 5 सघोष। कौन सा नहीं है। तो इसमें है त, थ इसमें है, क, ख इसमें है, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। किस क्रम में उष्म व्यंजन नहीं है। श, श, स। तो उष्म मतलब श है, श है, श है। ऑप्शन नंबर य। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। तो सी हमारा सही आंसर हो जाए। बढ़ते हैं अपना 21वां क्वेश्चन। अघोष वर्ण कौन सा है। आपको बताया अभी, अघोष पहले व्यंजन का पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष, है ना। तो च, छ, ज, च, छ, ज ये है तीसरा। ह कहीं में आएगा भाई आपका, ह आएगा आपके सघोष में। स कहीं में आएगा, स आएगा आपके अघोष में। तो आपसे पूछा अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण कौन सा है। तो स कहीं में आएगा आपके, स आएगा आपके अघोष वर्ण में। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अघोष कौन सा है। स, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो ये आता है आपके अघोष। अघोष में एक और स, ये स आता है और ये श आता है। ह कहीं में आता है, ह आता है आपके सघोष में, और ये भी आपका सघोष है ना। और ये तो व्यंजन स्वर है। तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण, और ज़्यादा वायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण में हम हैं पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण है दूसरा, चौथा। तो पहला, तीसरा, पांचवा, क, ख, ग, क, ख, ग ये सही है। त, थ अल्प प्राण है 1, 3, 5। प, फ, ब 2, 3, त, थ 3, द, त, थ, द 3, 4। तो अल्प प्राण आपको बताना है 1, 3। तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा बी, क, ख, ग। कौन सा स्वर नहीं है। तो ये आप सबने बताएं। ऑप्शन नंबर डी, अण, ये स्वर नहीं है। ये है, ये है, ये है। बहुत ही सरल क्वेश्चन।
24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? श त्र घ स। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो स्वर श है, त्र है, ज्ञ है और एक और ये श्र, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं। आपका अगला कौन सा आ रहा है? 25वां, स्वर ध्वनि के प्रकार। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। स्वर ध्वनि उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आज मैंने आपको वापस से 25 क्वेश्चन कराए। 30 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें वापस। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओधा धरा, चारों ओर यह थाली फिरे मोती, उसमें एक न गिरे। माला है, चांद है, आकाश है या कोई नहीं? ये एक पहेली है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती, उसमें एक न गिरे। तो चारों ओर क्या फैलता है? आपने लगा दिया होगा इसका सही जवाब आकाश। मोतियों से भरा रहता है ना, वाइट वाइट, तो आकाश। अगला आपका ये एग्जाम में पूछे हुए, चिदंबरा किसकी कविता का संग्रह है? निराला, सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं? चिदंबरा जल्दी से बताएं। तो चिदंबरा है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी पर्याय अधिकार, सूचना, ज्ञापन या अधिसूचना। तो नोटिफिकेशन का क्या होता है? नोटिफिकेशन का होता है अधिसूचना। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नया विकल्प किस शहर में प्रकाशित होती हैं? विदिशा में, कटनी में, रीवा में या पिपरिया में? बताएं, जो नया शहर है यह किस शहर में प्रकाशित होती है? ये अखबार का नाम है नया शहर। तो ये होती है, पत्रिका का नाम है एक विदिशा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहोगे? परिपत्र कहोगे, अधिसूचना कहोगे, संकल्प कहोगे या इनमें से कोई नहीं? तो आपने लगा दिया होगा, उसे हम कहेंगे परिपत्र। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालयीन ज्ञापन एक से ज़्यादा प्रतियों में भेजा जाता है को उसे हम कहेंगे परिपत्र। तो ये आज मैंने आपको मॉक टेस्ट नंबर 3 कराया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए हिंदी का मॉडल टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर आज का दूसरा है। कल मैंने आपको एक सेट करवा दिया था, आज आपका दूसरा सेट है। तो जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनको अगर हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की फ्री क्लास में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो अभी एग्ज़ाम आई हुई हैं, कौन सी? यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें मैंने आपको आज 15 क्वेश्चन कराए हैं। इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा है, जिनको पीडीएफ नहीं मिली है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जीके, लुसेंट जीके की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें भी आपकी डेली की फ्री क्लास में पढ़ना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिनको डेली की क्लास में ऐड होना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज ये आपका मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है। कल मैंने आपको पहला कराया था जिसमें आपके 30 क्वेश्चन कराए थे। आज ये आपका मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है, सामान्य हिंदी, जो आपकी सारे एग्ज़ाम ग्रुप 5, जेल प्रेरी, MPSI है ना, MP टेट, सभी एग्ज़ाम में हिंदी, सामान्य हिंदी पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, सधर्म के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? सतधन धर्म, सदधन धर्म, सड़धन धर्म या सदतधन धर्म? तो देखो, एक तो ये नहीं हो सकता, एक ये नहीं हो सकता। अब है आपके सामने दो, सत या सद। तो ये है ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा, सतधन धर्म। सत धर्म का संधि विच्छेद होता है सतधन धर्म। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ये त का क्या बना? त का बना ध, 1 का 3, 1 का 5। पहले का त थ द ध, त थ द और ध है ना, त का बना ध। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। षडानंद के लिए सही संधि विच्छेद बताएं। 60 धन आनंद, 7 धन आनंद, 60 धन आनंद,
और अगला है सट धन अनन। सड़ा नन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपने लगा दिया होगा सट धन आनंद, ये वाला गलत हो जाएगा, सत गलत हो जाएगा, षट धन अनन गलत हो गया, षट धन आनन, षटानन। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें फिर है व्यंजन संधि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंधु न होए मोर यह काला में कौन सा अलंकार है? विषयोक्ति अलंकार, अपनहुति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार या संदेह अलंकार? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अपहनुति अलंकार। बंधु न होए मोर यह काला, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर बी। ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं सारे। ये लीजिए आपके सामने अगला, झंकृति का शुद्ध रूप कौन सा सही होगा? झंकृत, झंकृत, झंकृता, झंकृत। ये झंकृत, इसका सही शुद्ध रूप कौन सा होगा? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं क्या होगा? तो झंकृत ये इस वाला शुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये लीजिए। अच्छा ये बताएं आपके टिकाऊ, टिकाऊ कौन सा सही है? टिकाऊ, टिकाऊ, टिकाऊ या टिकाऊ? ये बड़ी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है, इसमें ऊ है और इसमें बड़ा ऊ है। तो टिकाऊ में कौन सा सही होगा? और अगर आपको सारी एग्ज़ाम के लिए इसकी PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986। जो नए हैं वो इस नंबर पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं हमारे ग्रुप में। अगला टिकाऊ, कौन सा टिकाऊ सही है? तो आपने लगा दिया होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, टिकाऊ, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। दूर के ढोल सुहावने, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। पूरे परिचित के बाद अच्छा लगना, पूरे परिचय के साथ अच्छा न लगना, पूरे परिचय के साथ अच्छा लगना या पूरे परिचय के अभाव में अच्छा लगना। दूर के ढोल सुहावने, इसका अर्थ क्या होगा? तो दूर के ढोल सुहावने, इसका अर्थ होता है पूरे परिचय के अभाव में अच्छा लगना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये पूरे परिचय के अभाव में अच्छा लगना। अगला, कलई खुलना, मुहावरे का अर्थ बताएं। पॉलिश करना, पॉलिश उतरना, हराना, भेद प्रकट करना या विपत्ति में पड़ना। बताएं, कलई खुलना इसका अर्थ क्या होगा? तो कलई खुलना इसका अर्थ होता है भेद प्रकट करना। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, उग्र का सही विलोम शांत, शांत, सात या शांत? तो इसमें कौन सा वाला शांत सही है? उग्र का आपको सही विलोम बताना है और इसमें बताना है कौन सा शांत वाला आपका सही हो जाएगा। तो आपने लगा दिया होगा शांत। उग्र का ये वाला शांत हमारा सही। शुद्ध रूप अगर पूछ ले कि शांत ये सही है कि ये, तो ये वाला शांत सही होगा। अगला 10वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? अपकर्ष, अपकर्ष, अपकर्ष या अपकर्ष? तो आपने लगा दिया होगा बिल्कुल सही आंसर है अपकर्ष। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, ये वाला अपकर्ष सही है। 10वां क्वेश्चन, प्रतिदिन अवयवी भाव समाज, बहुब्रीहि समाज, कर्मधारय समाज या द्विगु समाज? अच्छा ये बताना है प्रतिदिन में कौन सा समाज है और समाज कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताएं। तो समाज होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अवयवी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुब्रीहि समास, है ना। और बहुब्रीहि समाज में क्या होता है? बहुब्रीहि समाज में होते हैं भगवान के नाम, कर्मधारय समाज में उपमान उपमेय, अवयवी भाव समाज में पहला पद अवयव, द्विगु समाज में और द्वंद्व समाज आपको बताना है। तो इसने पूछा प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन
मैंने आपको बताया था कहाँ पर भी प्रति लिखा हो जाए तो वहाँ होता है अवयवी भाव समास, जिसमें पहला पद अवयव हो या पहला पद छोटा हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला 11वां क्वेश्चन आपके सामने, देहलता में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु। तो बहुब्रीहि समाज में क्या होता है? बहुब्रीहि समाज में होते हैं भगवान के नाम, कर्मधारय समाज में उपमान उपमेय, तत्पुरुष समाज में कारक विभक्ति। तो देहलता, देहलता में कौन सा समास है? तो इसका होता है देह रूपी लता, देह रूपी लता। देहलता में देह रूपी लता, इसमें है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये लीजिए, नीर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निंदा, निंदा पाई, निर्दय या निदय। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग, और बाद में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो पहले नीर उपसर्ग में निंदा नहीं, निदा, निरायाई, निर्दय। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा निर्दय, निर्दय, निर्धन दय, निर्दय। ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपको, हाथी न साथी न घोड़े न चेरे न गांव न ठाट को नाव बिले हैं, तात न मात न पित्र न पुत्र न वित्त न अंग के संग रहे हैं। इसमें कौन सा रस है? रौद्र, शांत, हास्य या भयानक। तो मैंने रस भी बताए थे। रस भरत मुनि ने रस कितने बताए हैं? भरत मुनि ने रस बताए हैं 8। कौन कौन से बताए हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, है ना। और कौन कौन से, आप एक बार कमेंट करना कौन कौन से रस हैं। तो इसमें कौन सा रस है? शांत है, क्रोध है, हास्य है, भयानक है। तो हाथी न साथी न घोड़े न चेरे, मतलब यह है शांत। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। भयानक का होता है भय, हास्य का होता है हास्य, और रौद्र का होता है क्रोध। 14वां क्वेश्चन आपके सामने, के बिनु पद चलई सुने बिनु काना, कर बिनु करम करई निधि नाना। विभावना अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या विषयोक्ति अलंकार है। बिनु पद सुने बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो इसमें है विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का ओल्ड पेपर। ठीक है, तो आज हम हिंदी का ओल्ड पेपर करेंगे। इसमें आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आए और आपको वीडियो कैसा लगा। और जो भी हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, जिससे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहें। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और आपको डेली ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें मैंने आपको ओल्ड पेपर करवा रखे। जिन्होंने नहीं देखे वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरा ओल्ड पेपर है यूपी पुलिस का। देखो, मैं आज आपको एक पुराना पेपर बताऊंगा। मैं आज आपके लिए एक पुराना पेपर लेकर आया हूं, तो अपन सोल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कहाँ से चालू होगा? पहला ये लीजिए, 31 से क्वेश्चन चालू होगा अपना। तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला है, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऊंचा, पर्वत, प्रचंड और मुख्य। बताए, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वत। तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्वत। अब इसके और पर्यायवाची शब्द बता देता हूँ मैं आपको। इसको एक कहते हैं पहाड़, गिरी, अचल, नग, महीधर। तुंग के पर्यायवाची है पर्वत, और इसका पर्यायवाची बता देते हैं पर्वत, पहाड़, गिरी, अचल, नग, भूधर। ठीक है, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विभाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, मैथिली या अंग्रेजी। बताएं, निम्न में से विभाषा कौन सी है? A B C D, इसमें बताना है कौन सी है।
तो मैं बताता हूँ, ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। विभाषा कौन सी है? तो मैथिली। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या है ये बताएं? मुहावरा है, कहावत है, लोकोक्ति है, लोकोक्ति या कहावत है या लोकोक्ति, बताएं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या है ये? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? कहावत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या है ये है कहावत। अगला क्वेश्चन है, बताइए। मैंने आपको संधि के क्वेश्चन कराए थे, उसमें आपकी संधि अच्छी करा दी थी शॉर्ट ट्रिक से। बताएं, रमा प्लस इस, इसका बनता है रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि, बताएं। रमा प्लस ईश में कौन सी संधि है? तो हमारा सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। रमा धन ईश में कहीं कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। इसमें रम, देखो रम आ प्लस ई, आ प्लस ई मिलके ए बन रहा है, तो कौन सी संधि है? गुण संधि। आ प्लस ई मिलके ए ओ या अर बने तो वो है गुण संधि। ठीक है। यण संधि में क्या क्या बताया था? यण संधि में बताए क्या क्या बताया था मैंने आपको? यण संधि में आधे अक्षर आएंगे, क्या आएंगे? यण संधि में क्या आएंगे? आधे अक्षर आएंगे। य व र के, य व और र, उसके आगे आधे अक्षर आए तो वहाँ होगी यण संधि। वृद्धि संधि में क्या बताया था? डबल मात्रा। ठीक है, ये है वृद्धि संधि। अयादि संधि में अय आय अव, अयादि संधि में क्या बताया था मैंने? अय आय अव आव, वो होगी अयादि संधि। वृद्धि संधि में डबल मात्रा, वृद्धि संधि में क्या बताया था? डबल मात्रा। यण संधि में य व र के आगे आधे अक्षर। और गुण संधि में क्या बताया था? ए ओ अर बने, तो ए बन रहा है रमा धन ईश, अ प्लस ई मिलके ए बन रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 2, बताएं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो रूढ़, एक यौगिक और एक योग रूढ़। ठीक है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बताएं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखो आपसे क्या पूछा है? ये पूछा है व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन से? रूढ़, योग रूढ़, है ना, और एक और यौगिक। और अगर आपसे पूछ लेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछ ले तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये व्युत्पत्ति इसलिए मैंने आपको 3 बताया, और अगर यहाँ पूछ ले व्युत्पत्ति की जगह उत्पत्ति तो वो होते हैं 5। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अगर उत्पत्ति पूछ ले तो 5, और अगर व्युत्पत्ति पूछा है तो 3। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 8 या 6, बताएं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो विधानवाचक, एक निषेधवाचक, एक आज्ञावाचक, एक प्रश्नवाचक, एक इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार। ठीक है, कौन कौन से एक बार मैं बता देता हूँ। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये तो सबने आंसर कर दिया होगा इसको। जो देखा नहीं जा सके वाक्य के लिए दृश्य, अदृश्य, पारदर्शी या अपारदर्शी, बताएं। जो देखा नहीं जा सके उसके लिए तो आपने लगा दिया होगा। जो देखा नहीं जा सके उसको बोलते हैं अदृश्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और जो देखा जा सके उसको कहते हैं अपन दृश्य। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। और वह वस्तु जिसके आर पार
देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। क्या क्या कह दिया मैंने? जो देखा नहीं जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपन अदृश्य। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछ ले दृश्य किसे कहते हैं, तो जो देखा जा सके उसे कहते हैं अपन दृश्य। और पारदर्शी वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी, और वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसे हम कहते हैं अपारदर्शी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैंने तीनों आपको बता दिए हैं, ये भी आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, बेल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। किहरी, वृषभ, पादप या अज। बताएं बेल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बेल शब्द का पर्यायवाची शब्द है वृषभ। इसके और बता देता हूँ आपको, वृष, एक तो वृष है ना, एक ऋषभ, एक ये ऋषभ है ना, वृष, ऋषभ, वृषभ, वलिवर्ध, ये सब बेल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन ये बताएं 39, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? आलंबन, चिड़चिड़ाहट, अव्यवस्था या मनोविकार। प्रत्यय बताएं। प्रत्यय, जो शब्द किसी शब्द के बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसे कहते हैं हम उपसर्ग। तो इसमें बताएं प्रत्यय किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिड़चिड़ाहट। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा है? तो चिड़चिड़ाहट में प्रत्यय लगा हुआ है। ये बताएं, जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द। असंभावी, असंभ, असंभव या होनार। बताएं इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो संभव नहीं हो उसे क्या कहेंगे हम? असंभव। ये बताएं आप, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अधिकतर, अनर्थ, प्रतिकार या अपरिचित। उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग, जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनता है उसे कहते हैं हम उपसर्ग। बताएं किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ये अधिकतर में उपसर्ग नहीं है, अनर्थ में अ है, प्रति है, अप है। तो इन तीनों में उपसर्ग है और इसमें उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए। ये बताएं, कृपण शब्द का विलोम क्या होगा? दानी, त्यागी, खर्चिला या कंजूस। बताएं कृपण शब्द का विलोम। तो ऑप्शन हमारा सही जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कृपण शब्द का उल्टा होगा दानी, एक इसको कहते हैं उदार और एक और कहते हैं दाता। आपसे पूछ ले कृपण शब्द का विलोम दाता आ जाए तो दाता लगा देना, उदार आ जाए तो उदार लगा देना। तो अभी पूछा है कृपण शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, दानी। जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द। व्याकरणाचार्य, व्याकरण प्रेरणा, व्याकरण या व्याकरण पंडित। बताएं जो व्याकरण जानता हो। तो आंसर होगा हमारा ए वाला, व्याकरणाचार्य। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरणाचार्य। इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? पंकज, कमल नयन, राजकुमार और पानी। बताएं इसमें से किसमें बहुब्रीहि समास हैं? बहुब्रीहि समाज में भगवान के नाम, अन्य नाम आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कमल के समान नयन, कमल नयन। इसमें बहुब्रीहि समास हैं। इसमें बहुब्रीहि समास है या राजकुमार में है या पानी में है या पंकज में है? बताएं। कमल के समान नयन, इसमें कमल के समान नयन है, इसमें है अवयवी भाव समास। इसीलिए मैंने आपको बताया। आप लगा दे, मैंने भी आपको बता दिया तो आपने भी सही मान लिया? नहीं, कमल के समान नयन, इसमें अवयवी भाव समाज हैं। और पंकज में है बहुब्रीहि समाज। पंकज मतलब कीचड़ में पैदा हो उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे कमल। इसका अन्य अर्थ निकल रहा है तो कमल, जो कीचड़ में पैदा हो उसे क्या कहेंगे? कमल, पुष्प। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, पंकज। इसमें बताएं निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग हैं? प्रहार, पहाड़, कमल और कलश।
बताएं किस शब्द में उपसर्ग हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रहार। किसमें उपसर्ग हैं? प्र, दनहार, प्रहार। जो शब्द के पहले जुड़ता है और नया शब्द बनाता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ये बताएं छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 8 और 9। बताएं छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं 3 प्रकार के। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और दंडक छंद। कौन कौन सा? एक तो वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और एक होता है दंडक छंद। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसको कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप 200 और 300 ही लोग देख रहे हो। वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है क्या आपको? तो न तो कमेंट आ रहे, न लाइक हो रहा है, न शेयर हो रहा है। देख लो, अगर क्वेश्चन अच्छे नहीं है क्या, मैं आपके लिए एक से एक क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूँ सारे, तो आपको भी तो शेयर और कमेंट करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये 47वां क्वेश्चन। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? बताएं उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक या अनुप्रास। बताएं चरण कमल में कौन सा अलंकार है। अगर आपको इसके अलावा दूसरे भी चाहिए कि हमको क्वेश्चन मत कराओ तो मैं आपके लिए और कुछ लेकर आऊँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, बताएं अब चरण कमल में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल में कौन सा अलंकार है बताएं। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, चरण कमल में रूपक अलंकार है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्यों? कि अगर बीच में डैश आता है ना कहीं कहीं, तो वहाँ होता है रूपक अलंकार। ठीक है, इससे ध्यान रखना है। रूपक अलंकार में अधिकतर केस में आपको डैश आता है। ठीक है, चरण के समान कम। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। जैसे रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सुन। मतलब इसमें तीनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, मोती का अलग, मानुष का अलग और चून का अलग। तो उसमें होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, और रूपक अलंकार में बता दिया चरण के समान कमल, चरण कमल। और देखो मैं आपको बता देता हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए उपमेय और जिसमें की उपमा न दी जाए उसे उपमान कहते हैं। मतलब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर इसमें मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु जैसे संभावना व्यक्त हो ना, तो वहाँ आपको ना बिना देखे उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना। अगर कहीं भी आ जाए मनहु, जनहु, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना आप। मैंने आपको संधि पढ़ाई है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसमें, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखो मैं आपने पूरा आपको संधि पढ़ाई है, तो आपको ये बताना है कि आप इसमें कौन सा सही होगा। बताएं व्यंजन संधि को आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। 48 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं बताएं। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने? ये प्रकार नहीं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ये गलत लिखा गया होगा। 2, 3, 4 या 5। बताएं प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रत्यय के 2 होते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन सा? एक तो कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है कौन्तेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, न्यूनतम वाचक तद्धित प्रत्यय या भाववाचक तद्धित प्रत्यय। बताएं, है ना। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, ये प्रत्यय कितने प्रकार के? 2, एक तो तद्धित और एक कृत, है ना। और अब इसमें पूछ लिया कि कौन्तेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौन्तेय शब्द में अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है। मैंने आपको, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है हिंदी की बोलियों को। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी का दिन अच्छा जाए और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इस बार आपकी जॉब जरूर लगे। ठीक है, तो ये आपकी SSC GD और SSC GD
और यूपी पुलिस और जितनी भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और हमसे डेली की अगर फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की फ्री क्लास में ऐड हो जाइएगा। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि स्वर सहित व्यंजन किसे कहते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्वर सहित। स्वर किसे कहते हैं? आप सभी को पता है कि स्वर सहित और एक होता है रहित। क्या होता है? एक तो होता है सहित और एक होता है आपका रहित। तो स्वर सहित व्यंजन जो है वो कौन सा हो जाएगा? वेरी वेरी गुड। तो क के अंदर क्या है? अ छिपा हुआ है। क बोलते हो तो अ की ध्वनि निकलती है, तो क, तो इसमें स्वर छिपा हुआ है अ। ल में स्वर नहीं है क्योंकि ये आधा ल है, नीचे हलंत है। ई में स्वर है और म भी हलंत है, छोटा है। तो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से हो वो क्या कहलाते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवाह या अंतस्थ। तो आप सभी को पता है कि उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। नाक तथा मुख से बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह की संख्या होती है 2। एक तो होते हैं अम और एक होता है आपका अह। इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं? इन्हें अयोगवाह इसलिए कहते हैं, यह न तो पूरी तरह स्वर में आते हैं और न ही पूरी तरह व्यंजन में आते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं अयोगवाह। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या हो जाएगी आपकी 4। कौन कौन सी हो जाएगी? य, र, ल और ये व, ये हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है तीसरे नंबर का? कैसा चांद, रिक्त स्थान, सुंदर चेहरा। तो आप सभी को पता है कैसा चांद सा, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, उचित निपात। बाण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बाण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि बाण का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है आपका तीर। बाण मतलब तीर, ये आप सभी को पता है। ठीक है, इसके और पर्यायवाची देख लेते हैं। शर, इसको क्या कहते हैं? एक शर भी कहते हैं, इसको इशू भी कहते हैं, इसको नाराज भी कहते हैं। नाराज, नाराज नहीं, नाराज भी कहते हैं। इसको शायक भी कहते हैं। ये आपके हो गए बाण के पर्यायवाची, तीर के पर्यायवाची। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगर आपसे पूछे कि प्रसून, प्रसून किसका होता है? तो प्रसून होता है आपका कुसुम, मंजरी, फूल। कुसुम, मंजरी, फूल, ये प्रसून का होता है। अगर आपसे पूछे यातुधान, यातुधान के पर्यायवाची होती हैं एक दानव। क्या होता है? यातुधान का पर्यायवाची होता है एक तो दानव, एक राक्षस, एक दैत्य, एक धनुज, एक निशाचर। ये सब आपके इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पर बढ़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसकी 4 भुजाएं हो। आप सभी को पता है जिसकी 4 भुजाएं हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे हम कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन है लौटकर आया हुआ। लौटकर आया हुआ उसे क्या कहेंगे? तो लौटकर आया हुए उसे हम कहेंगे प्रत्यागत। प्रत्यागत, लौटकर आया हुआ उसे हम कहेंगे प्रत्यागत। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है देवर्षि का संधि विच्छेद। सबसे पहले तो संधि किसे कहते हैं? तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर आपसे पूछे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। डी, आई, जी, वी, वाई, ए। ये क्या लिख दिया सर? दिव्या, दिव्या नहीं है। दीर्घ संधि, गुण संधि, ये अयादि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। तो डी आई वी, डी आई जी वी वाई है। अब देवर्षि, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, वेरी वेरी गुड। 7 नंबर का बिल्कुल आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्षक का विलोम तो भक्षक होगा। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। रक्षक का अगर आपसे पूछे तो रक्षक का विलोम भक्षक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, टी प्रत्यय से बना शब्द। सबसे पहले तो प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो आपसे पूछा है ती, शक्तिशाली, शक्ति, शक्तिपुंज, ये पुंज नहीं होगा, शक्तिपूर्ण ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से बताइए। तो शक्ति हो जाएगा क्या? शक्ति, ऑप्शन आपका बी। शक्तिशाली में भी नहीं होगा, शाली। ती, शक्ति, अंत में जुड़ रहा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, देवासुर शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। नहीं, बहुब्रीहि में तो भगवान के नाम आते हैं, जिसमें दोनों पद समान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देव और असुर, देव और असुर, देवासुर, देव और असुर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपका द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास। द्विगु जिसमें संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिर से पैर तक। तो आदि से अंत, सिर से पैर, नीचे आदि, आदि नीचे से ऊपर, आदि से अंत तक। इस मुहावरे का अर्थ शासन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है शासन, 12 नंबर का। शासन कौन सा सही है? आप अभी जो शासन है, अभी सरकार बनी है, कौन सा? शासन, शासन, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बद उपसर्ग किस भाषा का है? उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग अभी मैंने बताया, जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय, और पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग। उप और सर्ग का अर्थ भी मैंने कल बताया था। उप का अर्थ क्या होता है, सर्ग का अर्थ क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने कल वीडियो बनाया था, उसमें बताया था। जिनको वीडियो नहीं मिलते हैं वो मैसेज कर दिया करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये कौन से बद उपसर्ग कहाँ से लिया गया है भाई? ये बद उपसर्ग जो लिया गया है, वेरी वेरी IMP, ये आपके उर्दू फारसी से लिया गया है। स्थाई भाव, स्थाई भाव देखो आपके भी दोस्त होंगे, स्थाई भाव की संख्या बतानी है और संचारी भाव की संख्या बतानी है। स्थाई भाव के दोस्त कौन से होते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्थाई भाव के भाई को होगा संचारी भाव, और विभाव का होगा अनुभाव। तो स्थाई भाव की संख्या होती है 9 और संचारी भाव की संख्या होती है 33। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अधलिखा। अधलिखा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अधलिखा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? 15 नंबर का क्वेश्चन। अध, अध, अध हो जाएगा। अधलिखा में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा अध। पहले, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। अगर यहाँ पर 5 ऑप्शन नहीं आए तो 4 जरूर आएगा। 4 कौन से होते हैं? देशज, विदेशज, शंकर, देशज, विदेशज, शंकर, और कौन से होते हैं? देशज, विदेशज, शंकर, तत्सम और तद्भव। देखो अगर यहाँ पर 4 पूछे तो 1 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 लगा देना। अगर 5 आ जाए तो ये शंकर भी इसमें ऐड हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 4 आए तो आपको 4 लगाना है। अगर ऑप्शन में 4 नहीं दिखे तो 5 दिखेगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध होगा क्या? कानून के विरुद्ध किया गया कार्य होगा गैर कानूनी। क्या हो जाएगा? गैर कानूनी। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। समूह का पर्यायवाची शब्द बताइए। समूह का होता है वृंद, वृंद। समूह का पर्यायवाची शब्द होता है वृंद। जो पृथ्वी से संबंध हो, पृथ्वी, जो पृथ्वी से संबंध हो उसे हम कहते हैं पार्थिक। पार्थिक कहेंगे। जो पृथ्वी से संबंध हो उसे हम कहते हैं पार्थिक। और लास्ट क्वेश्चन है, चयन का संधि विच्छेद। चेदन अयन, चेदन अयन के छे नहीं, चयन का संधि विच्छेद होता है चेदन अयन। क्या होता है? चेदन अयन। ये चेदन अन, चयन। ऑप्शन आपका डी वाला। ये मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन कराए। कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं, आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यूपी पुलिस, SSC GD सभी एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल होगी। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का दिन शुभ रहे, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी की जल्दी से जल्दी 2024 में जॉब लग जाए और आपको पहली सैलरी मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं वापस से लेकर आया हूँ यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का ओल्ड पेपर। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की फ्री क्लास में ऐड हो जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आचार्य भरत के अनुसार रस के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था भरत मुनि ने रसों की संख्या जो मानी है 8 मानी है, 8 रस माने हैं। नौवां कौन सा है? नौवां है आपका शांत रस। 10वां कौन सा है? 10वां है आपका वात्सल्य रस, वात्सल्य। और 11वां है कौन सा? भक्ति रस। लेकिन भरत मुनि ने रसों के भेद जो माने हैं वो 8 प्रकार के माने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है उपसर्ग का अर्थ। अब उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़कर एक नया सार्थक शब्द बना लेता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, पहले जुड़ता है उपसर्ग और बाद में जुड़ता है वो होता है आपका प्रत्यय। तो आपसे पूछा है कि अप का अर्थ होता है क्या? अप का होता है लघुता, लघुता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम कौन सा है? नया, डंक, धर्म या धूर्त। तत्सम कौन सा है? धर्म, धर्म। चलिए अगला, कतरनी में प्रत्यय। जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है। कतरनी, अरनी, कतरनी, कतरनी, अनी या आई। बताइए, कतरनी, कतरनी, नी आ रहा है ना? कतरनी, कतरनी में कौन सा प्रत्यय है? नी प्रत्यय है। बी वाला आ जाएगा, ऑप्शन है न प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है शवर्ण। आप सभी को पता है कि ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं एक तो श, एक त्र, एक घ्य, एक श्र। ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये किन किन से मिलकर बने होते हैं ये भी आपको बता रखा है। अगर आपसे पूछे कि यह श जो है यह किससे मिलकर बना है तो आप भी बता दो कि यह श जो है ये किससे मिलकर बना है। फिर आपसे पूछूंगा मैं कि ये त्र जो है ये किससे मिलकर बना है। तो आप सभी को पता है श जो है ये मिलकर बना है क प्लस स से। क्या ये श जो है ये आधा क और ये स, इससे मिलकर बना है आपका एक क्ष। अगर आपसे पूछे कि ये बताओ ये त्र किससे मिलकर बना है तो आपको बताना है कि त्र जो है ये आपके त प्लस र से मिलकर बना है त्र। अगर आपसे पूछे कि ये बताइए कि ये घ्य किससे मिलकर बना है तो ये घ्य जो मिलकर बना है ज प्लस ण, या ये ऑप्शन नहीं आएगा तो ग प्लस य आएगा। ठीक है, इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। और श्र, एक और बता देता हूँ, चारों संयुक्त व्यंजन के बता देता हूँ। श्र जो मिलकर बना है वो श प्लस र से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक वर्तनी शुद्ध है, मर्यादित। कौन सी आपकी मर्यादित सही हो जाएगी? मर्यादित, मर्यादित, मर्यादित में आपका हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल सही, मर्यादित। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। ये मर्यादित आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मर्यादित। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? 7वें नंबर का है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करें। उसे दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, उसे दंड देने योग्य है। शुद्ध वाक्य, तो वह दंड देने योग्य है, नहीं, वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य, दंड देने के योग्य नहीं, वह दंड के योग्य है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। 8वें नंबर का है, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? इसमें किसमें आपको आज्ञा दे रहे हैं? कठिन समय प्रत्येक के जीवन में आता है। यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो। इस भव्य इमारत की सुंदरता देखने ही बनती है, या उसे शाम तक घर लौट आना चाहिए। आज्ञा किसमें है? वेरी गुड। आज्ञा है कि यदि कोई एक गाल पर आपको तमाचा मारे तो आपको दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ये आज्ञावाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 9वें नंबर का, कटंक का विलोम बताइए। कटंक का आपको विलोम बताना है। कटंक का विलोम कौन सा हो जाएगा? बताइए। विलोम शब्द कटंक का होता है कुसुम। कटंक मतलब होता है कांटा है, और कांटा का विलोम होता है फूल, कुसुम। चलिए, विलोम पूछा है ना, समानार्थी पूछता तो हम बता देते हैं कि कांटा। मौत और मात, मौत का अर्थ और इस मात का अर्थ बताइए। मौत मतलब मृत्यु, तो इन दोनों में से आपका मौत, ये मृत्यु, ये मृत्यु, ये गलत है, ये गलत है।
मात का अर्थ क्या होता है? मात का होता है पराजय। ये मौत, मृत्यु और ये मात, पराजय। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए अगला, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे हुए। संज्ञा, आप सभी को पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संज्ञा। संज्ञा आपसे पूछे कि कितने प्रकार की होती हैं, तो संज्ञा बताइए, आप बताइए कितने प्रकार की होती है? संज्ञा आपके 3 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, बताइए। वाह, बिल्कुल आपका सही जवाब है कि सर संज्ञा जो होती है वो कितने प्रकार की होगी? जल्दी बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा तो आपको बताया कि संज्ञा होती है आपकी 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? संज्ञा के 5 प्रकार के भेद होते हैं, लेकिन अब वो 3 ही हो गए। 5 कौन कौन से होंगे? 5 जो होंगे वो होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर आपका भाववाचक संज्ञा, फिर आपका समूहवाचक संज्ञा, और फिर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। अगर 5 ऑप्शन में नहीं दे तो आपको 3 लगाना है। देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद होते हैं आपके 5 प्रकार के, लेकिन अगर वो 5 की जगह अगर 3 दे दे तो 3 भी सही है। क्यों सही है वो मैं आपको बता देता हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक में आपका कौन कौन से समूह आ जाएंगे? समूह और द्रव्य। जाति में आपका ये समूह और द्रव्यवाचक ये जाति में आ जाएंगे, और एक भाववाचक। ठीक है, तो 1 2 3, और अगर 5 आए तो 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसा ऑप्शन दिखे वैसा लगाना। अगर ऑप्शन में ये दोनों आ जाए तो 5 लगाना है, ऑप्शन में अगर 5 नहीं आए तो 3 लगाना है। ठीक है, चलिए श्रेयकर की संधि, संधि बता, श्रेयकर की संधि क्या होगी? श्रेयकर की संधि जो हो जाएगी, श्रेयकर, श्रेयकर कौन सा श्रेयकर सही है? ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा, श्रेयस्कर। जिस सामाजिक पद का पूर्व पद अव्यय हो वो कौन सा समाज है? पहला पद अव्यय हो, अवयवी भाव समाज। मैंने कहा था कि जिसका पहला पद अव्यय हो वो अवयवी भाव समाज होता है। बहुब्रीहि समाज में क्या होता है? जिसमें भगवान नाम आ जाए वो बहुब्रीहि समाज होता है। तत्पुरुष समाज में क्या होता है? तत्पुरुष समाज में आपका कारक विभक्ति आएगी। ठीक है, और कर्मधारय समाज में उपमेय और उपमान आएगा। ये मैंने आपको बता रखा है सब कुछ। ठीक है, जो पूछे उसका जवाब देना है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद, आनंद किस में आता है? रस, रस में आता है आपको आनंद। मैंने आपको बताया था कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ते या सुनते समय श्रोताओं को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। विनिश्चित में उपसर्ग है, विनिश्चित, विनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले जुड़ता है तो पहले में वी आएगा। विन, विनी, इन नहीं आएगा, वी आएगा, विनिश्चित। तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प गलत है? तत्सम और तद्भव में आपका कौन सा विकल्प गलत है? गधा गर्दभ, गहरा का उथला, गांव का ग्राम, जो का यव, तो गहरा का उथला है तो उल्टा हो गया गहरा का। गधा का गर्दभ, गांव का ग्राम, जो का यव, गधा का उल्टा, ये आपका गलत है। कृदंत प्रत्यय, देखो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तदित प्रत्यय, एक होता है कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो कृदंत मतलब क्रिया के साथ जुड़ता है आपका कृदंत प्रत्यय। क्रिया के साथ आपका कृदंत प्रत्यय जुड़ेगा। ड और ड कौन से वर्ण हैं? वर्णमाला में बताएं कि विकसित वर्ण है। ये कौन से? ड और ड जो हैं ये आपके विजाति नहीं है, सजाति नहीं, ये विकसित हुए हैं वर्ण हैं। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है कि कौन एक युग्म विपरीतार्थ है? विपरीत, विपरीत, अमृत का पानी, गरल का सुधा, खाली का भारी या साफ का स्वच्छ, गरल का सुधा, ये आपका विपरीत हो जाएगा। और लास्ट 20वां क्वेश्चन है कि शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक सही नहीं है। स्वर्ग, स्वर्ण, संवार, विगार, षष्ठी, षष्ठी, सूर, सूर, कौन सा सही नहीं है? सवार, विगार, ये बिल्कुल। सवर्ग का सवर्ण होता है, षष्ठी का षष्ठी, सूर का सूर, ये आपका गलत है। संवार, विगार उल्टा हो गया। तो ये आज मैंने आपको फिर 20 क्वेश्चन करवाए हैं।
कल से आपको ओल्ड पेपर करवाए जाएंगे। 20 ओल्ड पेपर 2006 से 2023 तक जितनी बार एग्जाम में पूछे हुए सारे ओल्ड पेपर करवा जाएंगे। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी फ्री क्लास में जुड़ना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों स्वागत है आप सभी का, और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ओल्ड पेपर, जिसमें हम करेंगे 37 क्वेश्चन। इसमें से आपको सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलते हैं, तो आपके 37 में से 37 क्वेश्चन ही सही होने चाहिए, क्योंकि ये अभी जस्ट जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर लेकर आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। आपको डेली इसी तरह से हिंदी की क्लास भी मिल रही है, जीके की क्लास भी मिल रही है, और 2006 से 2020 तक के सारे ओल्ड पेपर की क्लास भी मिल रही है। जिनको नहीं मिलती है PDF या क्लास, वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। चलिए, हिंदी का मॉडल टेस्ट 1 है, और फ्री ये PDF भी आपको मिल जाएगी। ये आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिल लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि अवयव किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से अवयव कौन है? प्राचीन, मोटा, गरीब या और? तो आप सभी को पहले तो ये पता होना चाहिए कि अवयव किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम कहते हैं अवयव। जैसे ये और, इस पर लिंग, वचन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा शब्द आ जाता है तथा। ये भी एक क्या है? ये भी आपका अवयव है। किंतु ये भी आपका एक अवयव है। परंतु ये भी आपका एक अवयव है। जब ये भी अवयव है। तब, अभी, यहाँ, इसलिए, ये सब क्या है? ये सब अवयव है जिस पर कोई भी लिंग, वचन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। चलिए, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? तो कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या बताई है 20। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उपविराम, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, कोष्टक, योजक, उद्धरण, लाघव, विसरण, रेखांकन, लोप, पुनरुक्ति, हंसपद, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, विराम का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है इसमें पूर्ण विराम कौन सा है? तो पूर्ण विराम तो आप सभी को पता है कि इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। किसको? इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। विराम चिन्ह के ऊपर मैं आपको पूरा एक वीडियो बना दूंगा कि कितने तरह के विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, हंस पद किसे कहते हैं, सब कुछ। इसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। कौन सा है ये? पूर्ण विराम। अगर आपसे पूछे कि ये कौन सा है, तो ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है। कौन सा है? ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अगर आपसे पूछे कि अर्ध विराम कौन सा है, तो ये आपका, ये यहाँ पर थोड़ा सा डैश ये कट गया है, ये देखो, ये डैश और ये, इसे हम कहते हैं अर्ध विराम। और ये कौन सा है? ये आपका है प्रश्नवाचक। ये चारों बता दिए। अगला क्वेश्चन है दूध का धुला होना। दूध का धुला होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। दूध का धुला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निर्दोष होना। रमेश क्या है? रमेश दूध का धुला हुआ है, मतलब रमेश एक निर्दोष आदमी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का आपको सही अर्थ बताना है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब अपना काम स्वयं करना। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वीर रस का स्थायी भाव। पहले तो आप सभी को पता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। रस होते हैं आपके कितने प्रकार के बताइए। रस कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ते या सुनते समय श्रोताओं को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम कहते हैं रस। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। नौवां कौन सा माना है? नौवां आपका शांत रस माना है। 10वां आपका माना है वात्सल्य रस, और 11वां जो माना है वो भक्ति रस माना है। अब आपको स्थायी भाव की संख्या, पहले तो स्थायी भाव, क्रोध रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा बताइए। मैं बताऊं, वीर रस का आपसे पूछा है, वीर का जो आपको लगाना है उत्साह। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्रोध ये किसका है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है,
और अगर आपसे पूछूं कि भय ये किसका है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भयानक रस का स्थायी भाव भय हो जाएगा। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? वेरी गुड। दोहा, दोहा क्या है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है, दोहा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आपसे क्या पूछा है, पहला चरण, ये आपको पहला तो क्या लगाना है 13, दोहे के दूसरे, पहला और तीसरे 13 मात्रा। अगर आपसे पूछे कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं 13, दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं 11, तो आपसे पूछा है पहला चरण, तो आपको ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्दालंकार है, शब्दालंकार, जहां पर काव्य के सौंदर्य में शब्दों के माध्यम से वृद्धि की जाती है वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रांति अलंकार। ये शब्दालंकार के 4 भेद होते हैं। शब्दालंकार के 4 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रांति। तो कौन सा शब्दालंकार है, तो आपका यमक। चलिए ये देखो यमक अलंकार। अगर आपके यहां पर आ जाता है अनुप्रास तो ये भी शब्दालंकार में आएगा। अगर यहां पर आ जाता है श्लेष तो ये भी आपका शब्दालंकार में आएगा। तो अनुप्रास, यमक, शेष, वक्रोंति ये सब शब्दालंकार में आते हैं। तालव्य ध्वनि ये भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरह से करवा रखा है। क्या देखो, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी मैंने, स्पर्श व्यंजन की संख्या मैंने आपको बताई थी 25। कितनी बताई थी, 25 बताई थी। मैंने हर वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बता रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो एक बार जाके देख लेना। तो ट वर्ग कौन से में आएगा, ट वर्ग जो आएगा ये आएगा आपका मूर्धन्य में आएगा, पूरा मूर्धन्य। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये प वर्ग किस में आएगा, ये प वर्ग आपका ओष्ठ में आएगा। श वर्ग, श श श ये तो अलग है। ठीक है, क वर्ग कहीं में आएगा, क वर्ग आपका कंठ में आएगा। ठीक है, और श वर्ग आपके कहीं में आएगा भाई, वेरी गुड, श श श और ह ये आपके त में आ जाएगा क्या, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल 46 नंबर का आपका सी वाला आ जाएगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य ध्वनि कहते हैं। जैसे तालव्य ध्वनि में कौन कौन से आते हैं, एक तो च वर्ग पूरा, च, छ, ज, झ, अन्य, ये आपके तालव्य व्यंजन है। ठीक है, ये 5 आपके च, छ, ज, झ, न। और एक और कौन सा है, य और ये श, ये य और ये श, ये भी आपके तालव्य में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 तालव्य व्यंजन की संख्या अगर पूछे तो आपको बतानी है 7। तो देखो ये तो मूर्धन्य में आ गया ट वर्ग, ओष्ठ आ गया आपका प वर्ग, ओष्ठ में आ गया, कंठ में क आ गया, तो ये बचा श, तो ये तालव्य में आ जाएगा। च से ण तक तालव्य है और य और श भी आपके तालव्य में आते हैं। कौन सा वर्ण अघोष है, अघोष वर्ण आपका कौन सा है, हर व्यंजन वर्ग का, क्या बताया था मैंने, हर व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण में बताया था, अघोष और सघोष। अघोष वर्ण में बताया था हर व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये कहलाएंगे आपके घोष, अघोष। और एक सघोष, पहला और दूसरा। हर व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा जो कहलाएगा अघोष कहलाएगा, पहला दूसरा जो आपका कहलाएगा अघोष कहलाएगा, तीसरा चौथा पांचवा सघोष कहलाएगा। तो कौन सा वर्ण अघोष है, तो ये क के बाद क, ख और ग ये तीसरे नंबर पर है, क, ख, ग और घ ये चौथे नंबर पर है, च, छ, ज तीसरे नंबर पर आ जाए। तो आपके घोष में है पहला, तो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। हर व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा है अघोष और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष। तो आपसे अघोष पूछा है तो आपको लगा देना है, ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है,
स्त्रीलिंग बताओ भाई, कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग आ जाएगा? 48 नंबर का रचना। रचना स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि अन्य जो हैं ये पुल्लिंग शब्द है, उपहार, ग्रंथ और मस्त। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या योग्यता? तो राष्ट्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। राष्ट्र क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, जबकि इच्छा, रक्षा और योग्यता ये स्त्रीलिंग शब्द है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होगा? 50 नंबर का। लड़का, घोड़ा, प्राण या वधु? बहुवचन में देखो, प्राण, प्राण ये बहुवचन है, वायु ये बहुवचन है, जल और आकाश ये सब बहुवचन है। लड़का, घोड़ा, है ना, लड़का, घोड़ा, वधु ये सब क्या आएंगे? लड़का का अगर बहुवचन बनाते हैं, लड़का का अगर आप बहुवचन बनाते हो तो क्या बनेगा? लड़कों। लड़का का बहुवचन लड़कों, घोड़ा का घोड़ों, वधु का वधु। तो आपका जो पूछा हुआ है कि कौन बहुवचन में आता है, तो प्राण हमेशा हमेशा प्राणों तो नहीं होगा, प्राण हमेशा बहुवचन होता है। लीजिए, ने किस प्रकार का चिन्ह है? ने किस प्रकार का चिन्ह है? 51 कारक विभक्ति है, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो आपसे क्या पूछा है? कर्ता ने, ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। कर्म पूछे तो को लगा देना, करण पूछे तो से, और कर संप्रदान के लिए। निम्न में से सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होता है, जैसे आप, मैं, तुम, वह और कौन। तो ये सब आपका आप, तो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। विशेषण लंबाई, बुढ़ापा, समझ या शांत। 53 नंबर का बुढ़ापा, जिस शब्द में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता गुण, दोष, रंग, आकार के आधार पर होती हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो बुढ़ापा। प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थ बोलना, बोलना क्या है? ये प्रेरणार्थ क्रिया है, ठीक है। और बुढ़ापा ये लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए थोड़ी मेहनत करते हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप थोड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9753749986। ये पूरा का पूरा आपके 2020 में पूछा हुआ पेपर है। प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी हो जाएगी भाई? 54 का बोलना। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा काल है भाई? ये 55। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये वर्तमान संदिग्ध वर्तमान काल है, ये वर्तमान है, भी पुस्तक पढ़ी जस्ट। तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तद्भव शब्द अचरज। अचरज क्या है? अचरज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? अचरज क्या है? तत्सम है। और इसका तद्भव पूछे तो आश्चर्य हो जाएगा, सॉरी, तद्भव शब्द जो है अचरज, और अगर इसका तत्सम पूछे तो आश्चर्य हो जाएगा। तद्भव शब्द का अर्थ होता है संस्कृत शब्द के ऐसे परिवर्तित होकर बनाया गया। और अंधकार, अंगरक्षक और आशा ये तत्सम शब्द हैं। शांत, शीत, सॉरी शांत कहीं, शीत का विलोम क्या हो जाएगा? शीत का विलोम क्या हो जाएगा? तो शीत का विलोम जो हो जाएगा वो उष्ण हो जाएगा। शीत का विलोम जो हो जाएगा वो उष्ण हो जाएगा। शीत का उल्टा उष्ण। अगर शीत का समानार्थी पूछा था तो हम ठंड बता देते। चलिए अगला क्वेश्चन। कर का अर्थ नहीं होता सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स। कर, कर का अर्थ क्या नहीं होता? 58 कर, हाथ, कर का अर्थ होता है हाथ, किरण और टैक्स, ये कर के समानार्थी हैं। हाथ, टैक्स, किरण। सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं। सूर्य का रवि, दिनकर, भानुभास्कर। जो कठिनाई से मिलता हो, जो कठिनाई से मिलता हो उसे क्या कहेंगे? जो कठिनाई से मिलता हो उसे हम कहेंगे दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ, दुर्लभ।
अगर आपसे पूछे कि दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो वो कहलाएगा आपका दुर्गम, और जो कठिनाई से मिलता हो वो आपका दुर्लभ कहलाएगा। चलिए, अगम्य, अगम्य का क्या होता है? न जानने योग्य, न जानने योग्य। चलिए अगला, अनिल अनल का सही अर्थ, अनिल और अनल का सही अर्थ बताइए। अनिल, अनिल का अर्थ होता है अनिल, इस अनिल का होता है वायु, और इस अनल का होता है अग्नि। ऑप्शन आपका ए वाला आ चुका है। पराजय में उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है भाई? पराजय, परा जो शब्द, परा धन जय, पराजय। चलिए और देख लेते हैं। लिखावट में प्रत्यय है, लिखावट, लिखावट, आवट प्रत्यय है क्या 62 नंबर का? वेरी गुड, आवट प्रत्यय है, जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, लिखावट। अगला, महोत्सव का संधि विच्छेद, महोत्सव का संधि विच्छेद, महा, महा धन उत्सव, आ महा, महा, आ धन उ, आ धन उ। संधि का भी वीडियो मैंने शॉर्ट ट्रिक में बना रखा है, वो भी इस चैनल पर डाल रखा है, आपको टाइम मिले तो आप देख सकते हो। महा, महाधन उत्सव, महोत्सव, ये कौन सी संधि है? आ और ऊ से मिलकर गुण, गुण संधि। ये ट्रिक बता रखी है, अभी संधि का वीडियो देखना, इससे पहले मैंने सब ट्रिक से आपको करवा रखा है, एक बार ट्रिक जरूर देखें। अगला, मेरे घर जाना, मेरे घर जाना, वाक्य में अशुद्ध अंश मेरे घर जाना था। अरे मेरे घर जाना था, वाक्य में मेरे अशुद्ध है, मैंने घर जाना था ना, मेरे आएगा, घर जाना था, मैंने नहीं, मैंने क्यों थोड़ी आएगा, मैंने नहीं, मैंने, ये गलत है भाई। कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन ए वाला। देशभक्ति में समास है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास, कारक विभक्ति, तत्पुरुष समास। चलिए, कारक चिन्ह, देश भक्ति, देश के समान भक्ति। पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म कर रहा है भाई, पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म है। 67 से 71 5 क्वेश्चन ये देखो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए, वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्भर राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। कभी हॉकी का विषय चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल से अपनी प्रतिष्ठिता को खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीनता, दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी। खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं और प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याप्त नहीं मानते हैं। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लग्न का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवन का। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो आपने पढ़ा है कि इसका है खेलों का गिरता स्तर, है ना, खेल का गिरता स्तर, खेलों के बारे में बता रखा है। चलिए अगला क्या लिखा हुआ है? खेलों के गिरते स्तर का कारण है दोषपूर्ण नीतियां, संघ की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव, या खेलों के लिए राष्ट्रीय, खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर। ये यहाँ देखो, खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर, इसको पढ़े ना यहाँ पर आपने, खेलों का राष्ट्रीय स्तर, है ना, यहाँ पर देख लेना आप, इसको एक बार पढ़ लेना आराम से। चलिए, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव है आपसी गुटबंदी, गुटबाजी में ही काम बिगड़ रहे हैं। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की, सॉरी थोड़ा सा वो कट गया है, 70 नंबर का। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, क्या नहीं है? 70 नंबर का बताइए क्या नहीं है? वेरी गुड, सी, खेल नहीं है। खेलों में निर्भर राष्ट्र भी हमसे, खेलों में निर्भर राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गया, क्योंकि वहां पर क्या है 71,
क्योंकि वहां पर आपके दोषपूर्ण नीतियां। कामयाबी के रचनाकार कौन हैं? कामयाबी के रचनाकार कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद कामयाबी के रचनाकार हैं, जयशंकर प्रसाद। गोदान किसका उपन्यास है? ये 71 तक हो चुका है, ठीक है, ये 71 तक, ये देखो 67 से 71। अब आपसे पूछा है कामयाबी के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी गुड, 72 का बता दिया, बिल्कुल। गोदान किसका उपन्यास है? 73 नंबर का, बी वाला, प्रेमचंद्र का। बीजक किसकी रचनाएं? बीजक किसकी रचनाएं भाई? 74। कबीर की अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता, अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये देखो, अब मैंने आपको कहाँ से क्वेश्चन शुरू करे थे, ये देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। 39, 39 से 75, 39 और 49, 59 और 69, 69 70 को तो बहुत है जो 37 क्वेश्चन हो चुके हैं, बिल्कुल। अब आपको 37 में से बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर ज़रूर मैसेज कर देना है कि सर हमें भी आपकी फ्री क्लास में जुड़ना है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए 2006 से 2020 तक तो वो भी अवेलेबल है PDF फाइल में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी कम है। चलिए, धन्यवाद है आप सभी का वीडियो देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का। और आज मैं हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर फिर 6 नंबर का मॉक टेस्ट लेकर आ चुका हूँ। आपकी डेली क्लास हो रही है जिसमें 20 से 30 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं, ठीक है। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप हिंदी के लिए किसी की भी तैयारी कर रहे हो, वो पटवारी हो, वर्ग 1, 2, 3 हो, जेल प्रहरी हो, SI हो, SSC GD हो, जिसमें भी हिंदी ग्रामर पूछी जाती हैं वो आपकी डेली क्लास हो रही हैं। तो जिनको हमारे फ्री क्लास में और इनकी PDF के लिए ऐड होना है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986, जिससे मैं आपको ऐड कर दूंगा, जिससे आपको डेली हिंदी की फ्री क्लास और फ्री PDF मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो रस की निष्पत्ति किससे होती है? तो रस किसे कहते हैं? कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ते या सुनते समय श्रोताओं को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम कहते हैं रस, ठीक है। रस कितने प्रकार के होते हैं ये सभी को पता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कमेंट करके जरूर बताना कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस की निष्पत्ति होती है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, मतलब उपयुक्त सभी रस की निष्पत्ति होती है इन सभी से, ठीक है। संचारी भावों की, स्थायी भावों की संख्या अगर पूछे तो कितनी होती है? 9 होती है। संचारी भावों की संख्या होती है 33, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है उपसर्ग का प्रयोग। जो शब्द किसी भी शब्द के, ये लीजिए उपसर्ग का प्रयोग, ये सब एग्जाम में पूछे हैं। जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग और बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? बाद मतलब पहले जुड़ता है, मध्य तो कट गया, पहले जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग और अंत में जुड़ता है प्रत्यय। तो आपका क्या पूछा? उपसर्ग पूछा है, तो ऑप्शन आपका C वाला चला जाएगा, ठीक है। उपसर्ग पूछा है तो आपका C वाला चला जाएगा। चलिए, अगर आपसे पूछ ले प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने आपको। चलिए अगला, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऊन, उष्ट, ऊंच या ऊंचा, तो तत्सम शब्द हो जाएगा उष्ट। अगला, निर्वासित में प्रत्यय। जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में ढूंढना है आपको, निर्वासित, निर्वासित, सित, सित, इत प्रत्यय, सित, निर्वासित, इक नहीं, ये तो कट गया आपका, ये कट गया आपका। सित या इत, निर्वासित, सित, सित, निर्वासित, इत प्रत्यय आएगा आपका। कौन सा आएगा? इत प्रत्यय आएगा। ऑप्शन आपका D वाला आ जाएगा, सित नहीं आएगा, निर्वासित इत प्रत्यय आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में आपको बता रखा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण
कौन से हैं? तो आप सभी को पता है कि अयोग्यवाक किसे कहते हैं? तो जो न तो पूरी तरह से स्वर में आते हैं और न पूरी तरह से व्यंजन में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अयोग्यवाक। और अयोग्यवाक की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है कि अयोग्यवाक की संख्या जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अयोग्यवाक की संख्या जो होती हैं वो 2 होती हैं। कौन कौन से? अम और अह, ये होते हैं आपके अयोग्यवाक। इन्हें अयोग्यवाक क्यों कहते हैं? ये न तो पूरी तरह स्वर में आएंगे न पूरी तरह व्यंजन में आएंगे, इसलिए इन्हें हम कहेंगे अयोग्यवाक। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कुल कितने हैं, तो कुल आपको बताना है 13 होते हैं। अ से लगाकर औ तक ये होते हैं आपके 11 स्वर और 2 अयोग्यवाक अम और अह। चलिए बढ़ जाते हैं अगला। पद, लक्ष्मी, श्री ये किसके पर्यायवाची हैं? रमा के, देव्य के, हरि के या काल के? तो पहले तो हम देख लेते हैं हरि के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। हरि के पर्यायवाची होते हैं शार्दुल। शार्दुल होता है आपका हरि का पर्यायवाची, है ना। सारंग, वनराज और सिंह। सारंग, वनराज और सिंह, ये शार्दुल पूछा हुआ था, तो शार्दुल हरि का पर्यायवाची। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक और है हरि का। हरि का बता दिया मैंने, शार्दुल, सारंग, सिंह, वनराज। देव्य का बता देते हैं। देव्य का होता है दुर्गा माता। देव्य का होता है दुर्गा और माता, ये हो गया। तो रमा के ही होते हैं पद, लक्ष्मी, श्री, ये रमा के होते हैं। तो आपसे पूछा है पद, लक्ष्मी, श्री ये रमा के पर्यायवाची हैं। देव्य के पर्यायवाची बता दिया मैंने दुर्गा और माता और अवंतिका। और हरि का पर्यायवाची हैं शार्दुल, सारंग, सिंह, वनराज। चलिए इन 3 के भी बता दी। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से शुद्ध विकल्प का आपको चयन करना। वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता, वह बिल्कुल भी यह कार्य नहीं जानता है, यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता, यह कार्य बिल्कुल भी नहीं जानता। तो देखो आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है कि शुद्ध वाक्य, तो आप ही पता करो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। बताइए, आप ही बताइए कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक ऑप्शन तो ये कट गया कि बह, ये वाला बह तो कट गया। वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता, ये भी कट गया। यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता, यह कार्य बिल्कुल भी नहीं जानता। तो यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता, यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता, ये हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं। यह कार्य वह कार्य, यह नहीं होता, वह बिल्कुल, अच्छा शुद्ध वाक्य, यह कार्य वह नहीं होता, यह कार्य नहीं होता है, यह कार्य नहीं होता है, वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता। यह आ जाएगा ऑप्शन आपका ए वाला। चलिए, वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता। निम्नलिखित वाक्यों में से नीचे दिए गए विकल्पों के वाक्य को प्रकार से। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, ये कौन सा वाक्य है? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, ये आपका मिश्र वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य तो क्या होता है? संयुक्त वाक्य तो आपको पता है क्या होता है, और सरल वाक्य पता है। संयुक्त वाक्य, महेश खेलता है और रमेश क्या करता है? रमेश दौड़ता है, ये संयुक्त हो गया। महेश खेलता है और रमेश दौड़ता है, ये तो आपका संयुक्त हो गया। ठीक है। मिश्र में, मुझे विश्वास है कि वह जरूर आएगा, ये मिश्र हो गया। सरल वाक्य तो सरल रहता है। सरल वाक्य में क्या है? राधा दौड़ती है। क्या सरल वाक्य है? राधा दौड़ती है, ये सरल वाक्य आपका। तो सरल वाक्य में छोटा सा राधा दौड़ती है। संयुक्त वाक्य महेश खेलता है और रमेश दौड़ता है। और मिश्र वाक्य में मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। ठीक है। तो ये सब आपके 3 हो गए, मिश्र, संयुक्त और सरल। चलिए, ऊष्मा का विलोम, ऊष्मा का बताइए। ऊष्मा का आपको विलोम बताना है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि गर्मी किसका विलोम होता है? सर्दी का विलोम आपका गर्मी हो जाएगा। तो ऊष्मा का क्या होगा? वर्षा नहीं होता है, शीत या ताप। वर्षा तो होता नहीं, ऊष्मा का आ जाएगा आपका शीत। ऊष्मा का शीत। चलिए अगला, निम्न प्रश्नों के युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करें। इति और इति, खत्म फसल, समाप्ति फसल की बाधा, रचना फसल या रचना समाप्ति। इति और इति,
इति होता है समाप्ति, इति का अर्थ होता है समाप्ति, और इस इति का अर्थ होता है फसल की बाधा। चलिए अगला 11 नंबर, जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तोल नहीं सकते हैं उसे आप क्या कहते हो? तो ये तो आप सभी को पता है, संज्ञा किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को हम कहते हैं संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी को बताएं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये भी बताएं। संज्ञा आपकी होती हैं 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 प्रकार की होती है। उसके बाद जातिवाचक में 2 होते हैं, समूह और द्रव्यवाद। ठीक है, अब यहां आपसे पूछा है कि जिन संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाए। अच्छा एक मिनट, इसने क्या पूछा है? जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप तोल नहीं सकते, गिन सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। ये द्रव्य के बारे में हम बात होगी। अब आपसे पूछा है जातिवाचक, तो जिसमें किसी भी व्यक्ति वस्तु की संपूर्ण जाति, जिसमें पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी एक व्यक्ति का बोध होता है विशेष नाम का, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक पूछे तो जिसमें पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी एक व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें किसी भाव का बोध होता है भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन, जहां 2 सवर्ण मिलते हैं वहां कौन सी संधि है? सबसे पहले तो संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, डी, आई, जी, वी, वाई, ए। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। यहाँ 2 सवर्ण अ प्लस अ, कहाँ अ प्लस अ, तो बड़ा आ, 2 वर्ण मिले, स्वर मिल रहे तो वहां दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन आपका डी वाला, सी वाला आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। इसके अलावा आपको हिंदी के घर बैठे नोट्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको सभी कुछ रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेंगे 30, शॉर्ट ट्रिक रहेगी। ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहेंगे, चैप्टर वाइज थ्योरी रहेगी, पूरी आपके घर बैठे आपकी बुक आ जाएगी। इसका डेमो देखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये आपकी घर पहुंच सुविधा, आपकी बुक उपलब्ध है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एसआई, पटवारी, वर्ग 1, 2, 3, एसएससी, जीडी, है ना, जेल प्रहरी, वन विभाग, जहां पर भी आपकी सामान्य हिंदी पूछी जाती है उन सब के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप अगर नोट्स मंगाना चाहते हो तो भी हमसे संपर्क कर सकते हो, या आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हो तो हिंदी का पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स है जो अभी मिल रहा है 299 में। 299 में आपको पूरा हिंदी का वीडियो कोर्स मिल रहा है। तो आप अगर वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आप डेमो देखने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हिंदी का वीडियो कोर्स प्लस नोट्स। ठीक है, या हमारे डेली जो क्लास हो रही है उसमें ऐड होने के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से समास का भेद नहीं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवयवी भाव समाज, अभी लिख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा इसमें कौन सा नहीं, अवयवी भाव समाज। दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास। तीसरा होता है आपका द्विगु समाज, द्वंद्व समाज, बहुब्रीहि समाज। ये पुनरुक्ति नहीं है। अवयवी भाव समाज, तत्पुरुष समाज, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, और होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय। तो ये 6 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें पुनरुक्ति समास नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? रस तो आप सभी को बता दिया। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बता देते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का भेद होते हैं 2, कौन कौन से? एक तो वियोग श्रृंगार, वियोग कौन कौन सा होता है? एक तो वियोग श्रृंगार और एक होता है संयोग श्रृंगार। ये 2 होते हैं, संयोग और वियोग 2 होते हैं आपके श्रृंगार रस के भेद। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आभास और अभ्यास। आभास और अभ्यास, तो दृश्य, परिश्रम, भ्रम, आदत, अनुभूति, कसरत या छाया प्रतिछाया। तो क्या होता है? भ्रम, आदत। आभास का होता है भ्रम और इस अभ्यास का होता है आदत।
चलिए अगला, दुस्साहस उपसर्ग है। दुस्साहस उपसर्ग का अर्थ है, दुस्साहस में दुस उपसर्ग है, ये दुस नहीं है। एक और समस्या आ गई, दुस्साहस में उपसर्ग है दू, दुस, दूर या इनमें से कोई नहीं। तो दुस्साहस में उपसर्ग कौन सा है? दूस हो जाएगा, दूस, ये वाला नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी एक, उक्त में से कोई भी एक। अच्छा, अब यहां है ना, उक्त में से कोई भी एक, ये नहीं है दूस, दूर नहीं है, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अब है ना, इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने यहां कह दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर कोई नहीं होता तो हम ये लगा देते, सॉरी एक मिनट, अब मैं आपको बता देता, इसमें क्या समस्या है। दुस्साहस उपसर्ग का अर्थ होता है दुस, ये सही हो रहा है अपना बी वाला। अब इस अपन को आंसर कौन सा लगाना है? अपन को आंसर लगाना है डी वाला, उक्त में से कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक। ठीक है, अगर यहां होता इनमें से कोई नहीं तो हम ये लगा देते, लेकिन इसमें पूछा इनमें से एक, तो सही है, ऑप्शन डी आ जाएगा, इनमें से एक। चलिए अगला क्वेश्चन, तत्सम तत्वों में कौन सा विकल्प गलत है? तो पूर्व पूर्वी ये गलत है, महिष, भैंस, भ्रमर, भोरा और मास, महीना ये सही है, ऑप्शन आपका ए वाला गलत हो जाएगा। चलिए अगला, कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? कृत, चौड़ाई, मधानी, जटिल, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई कृत प्रत्यय से बना है, पढ़ाई। ट वर्ग की ध्वनि, ट वर्ग की तालव्य, नासिक, मूर्धन्य, दंत। पहले तो स्पर्श व्यंजन पूछे जाते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। कितनी होती हैं? 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से लगाकर आपके म तक बिल्कुल स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, क से लगाकर आपके म तक पूरे स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो क मैं बता देता हूं, इसने पूछा है ट, तो क वर्ग होता है कंठ, च वर्ग होता है, यहाँ यही लगा देते ना अपन, यही लगा देते भाई। ये तालव्य में कौन सा आ जाएगा? तालव्य में आ जाएगा आपका च वर्ण। ठीक है, नासिक में कौन सा आ जाएगा? नासिक व्यंजन की संख्या अलग होती है, नासिक व्यंजन की संख्या होती है 5। ठीक है, मूर्धन्य में कौन सा आ जाएगा? मूर्धन्य में आ जाएगा आपका ट वर्ग। दंत में कौन सा आ जाएगा? त वर्ग। ठीक है, अब बचा है कंठ में कौन सा आ जाएगा? कंठ में आ जाएगा क वर्ग। ठीक है, एक और कौन सा बचा है? कंठ में क। तालव्य बचा ना, तालव्य में आ जाएगा आपका च वर्ग, तालव्य हो गया। मूर्धन्य हो गया, मूर्धन्य होगा। दंत हो गया, दंत हो गया। प वर्ग आ जाएगा ओष्ठ में। ठीक है, अब नासिक व्यंजन पूछा है तो नासिक व्यंजन की संख्या होती है आपकी कितनी? नासिक व्यंजन की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5 होती है। आपसे पूछा है 5, कौन कौन से? पहले तो आपको ट वर्ग बता देते हैं। तो तालव्य में आपको, नासिक में आपको मूर्धन्य आएगा आपका ट वर्ग, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। तो ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। ये तो आपका एक क्वेश्चन जो पूछा है इसका आंसर बता दिया। अब मैं आपको पूछता हूँ नासिक व्यंजन, तो नासिक व्यंजन की संख्या होती है 5। कौन सा? एक तो ण, कौन सा होता है? एक तो ण, एक ये वाला ण, एक ये वाला ण, एक ये वाला न और एक ये वाला म। ये 5 होते हैं नासिक व्यंजन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीत नहीं है? उदार का अनुदार, न्यून का अल्प, अक्षम का सक्षम, निर्जल का सजल। न्यून का अल्प ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए ये मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। हमारे नोट्स या फ्री क्लास से ऐड होना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, और आप सभी के लिए आज मैं वेरी आईएमपी जो 2000 से लेकर अभी तक जो यूपी पुलिस में पूछे हुए और एसएससी में पूछे हुए सारे पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर देना और लिख देना यूपी पुलिस और एसएससी, किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। मैंने आपको वर्णमाला करवा दी है, वर्तनी शुद्धि करवा दी है। आज जो है आपका पर्यायवाची। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये यहाँ से देखो,
अ से लेकर घ तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं पर्यायवाची शब्द वो इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए, पर्यायवाची शब्द का, पर्याप्त शब्द का अर्थ होता है समानार्थक शब्द। पर्याय शब्द का अर्थ है कि वे शब्द जो समान अर्थ के बोध कराते हैं। चलिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होता है कि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और आपको जो भी क्लास रहेगी, आपकी जो क्लासें चल रही हैं वो सुबह 7 बजे चल रही हैं, दिन में 11 बजे चल रही हैं और रात को 9 बजे चल रही हैं। जिनको नहीं मिलती हैं और क्लासें नहीं मिलती हैं वो जरूर बता दिया करें, है ना। इससे चैनल सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, हम करते हैं अ से लेकर घ तक जितने भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। अवनति, अवनति का पर्यायवाची शब्द होता है पतन, क्षय, अपकर्ष, अधपतन, गिरावट या झुकाव। अग्नि का पूछा जाता है। अग्नि का होता है पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वैष्णावर, धूमकेतु, कृषाणु, जातदेव और आंक। अन्वेषण का पूछा जाता है। अन्वेषण का होता है अनुसंधान, खोज, गवेषण, जांच और छानबीन। आंख का पूछा जाता है। आंख का होता है नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र और असी। आंगन का क्या होता है? आंगन का होता है अंगना, अजीरा, प्रांगण। आकाश का होता है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान और शून्य। और इसके लिए आपके लिए यूपी पुलिस की हिंदी का कोर्स भी अवेलेबल है और हिंदी की बुक भी अवेलेबल है। अगर आप मंगवाना चाहते हो तो आप मंगवा सकते हो मुझे इस नंबर पर मैसेज करके। इसका डेमो जरूर देखें। पेड कोर्स बहुत कम है, 199 में आपको हिंदी का पूरा कोर्स मिल जाएगा। हिंदी का 199 में हिंदी यूपी पुलिस का, जिसमें आपको सारे चैप्टर करवा दिए जाएंगे। चलिए, किसका पूछा था मैंने आपको? आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अभ्र, द्यो, तारापथ। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? आश्रम। आश्रम का क्या होता है? आश्रम का होता है मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा और संघ। अभिमान का पूछे तो अहम, घमंड, गर्व, दर्प, मद, अहंकार और दब। अतिथि, अतिथि वेरी आईएमपी। अतिथि का पाहुन, मेहमान, आगंतु, पाहुना, अभ्यागत। अचल का पूछे, अचल का होता है आपका शैल, नग, गिरी, महीधर, पर्वत, स्थिर और दृढ़। अमृत का अगर आपसे पूछे कि अमृत का पर्यायवाची बताओ तो अमृत का होता है अमीय, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, जीवनोदक और सुरभोग। आकाश गंगा, एक के मैं बहुत सारे लेकर आया हूं। आकाश गंगा पूछा हुआ था, तो आकाश गंगा के क्या क्या हो सकते हैं? मंदाकिनी, सुनंदनी, नवगंगा, स्वर्ग नदी। आयुष्मान का पूछे तो आयुष्मान का होता है चिरायु, शतायु, दीर्घायु, दीर्घजीवी, चिरंजीवी। देखो ये सब है आपके लिए, ये इतने सारे हैं। चलिए, अभिमान हो गया, अतिथि हो गया। अचल, अचल का होता है शैल, नग, गिरी, महीधर, पर्वत, स्त्री, दृढ़। अमृत का पूछे तो अमृत का होता है अमीय, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, जीवनोदक और सुरभोग। आकाश गंगा का पूछे तो मंदाकिनी, सुनंदनी, नवगंगा, स्वर्ग नदी। आयुष्मान का पूछे तो चिरायु, शतायु, दीर्घायु, दीर्घजीवी, चिरंजीवी। आदित्य का पूछा जाता है, आदित्य का होता है दिनकर, दिवाकर, सूर्य, प्रभाकर, भास्कर, रवि, भानु। सूर्य का पूछे तो यही होता है आदित्य, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, रवि, शून्य। इनमें से आपको कोई भी पूछ लेता है। अगर आपसे पूछे कि बताओ आदि का होता है, आदि का होता है प्रथम, आरंभिक, पहला, शुरू का और प्रारंभिक। आभूषण का पूछे तो भूषण, आभरण, अलंकार, जेवर, गहना। इंद्र का पूछता जाता है, इंद्र का है सूरपति, देवराज, महेंद्र, सचिपत, सुरेश। अगर आपसे पूछे कि महेंद्र के पर्यायवाची बताओ तो ये सब महेंद्र के होते हैं। महेंद्र, मध्वा, ये सब इनके पर्यायवाची। ठीक है, इनमें से आपको कौन सा भी वर्ड दे देगा तो आपको बताना है। देवेंद्र, मेघवाहन, पुरहूत, यासद। ईश्वर का पूछे तो परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, जगदीश, अगोचर, जगन्नाथ, परमेश्वर,
ईमानदारी का होता है सत्यनिष्ठा, सदाशयता, निष्कपटता, निश्चलता। उद्यम का होता है उपद्रव्य, उत्पाद, धूम, हुल्लड़। ऊंचा का होता है ऊर्ध्व, उतुंग, बुलंद, शीर्षस्थ, ऊंच, गगनचुंबी, उन्नत। उत्कर्ष का पूछा जाता है उत्थान, उन्नति, अभ्युदय, आरोह, उत्क्रमण। ऋषि का पूछा जाता है मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ, तत्स्वी। इससे बाहर कुछ भी नहीं। मैं अ से लेकर घ तक क्वेश्चन लेकर आया हूं। अ से लेकर देखो ये ऋषि पर आ गए, ए पे आ जाते हैं। ऐश्वर्य का पूछा जाए तो आपको बताना है समृद्धि, संपन्नता, वैभव, संपदा। औरत का तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्त्री, जोरू। आप नहीं बोलते जोरू का गुलाम। स्त्री, जोरू, घरनी, घरवाली, वनिता, महिला, अबला, नारी, इसको औरत। कपड़ा, कपड़ा को चीर, बसन, पट, अंबर और वस्त्र। कमल का पूछा जाता है वेरी आईएमपी क्वेश्चन। कमल का होता है पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज। इंद्रिवर, राजीव, उत्पल। कार्तिकेय का पूछा जाएगा कुमार, षडानंद, सरभव, स्कंद। किरण का पूछा जाए तो रश्मि, मरीचि, अंशु, ज्योति, प्रभा और दीप्ति, ये सब किरण के पर्यायवाची। कुबेर, धन का पर्यायवाची होता है कुबेर, धनेश, यक्षराज, धनादीप, किन्नर, नरेश, प्रभूत, धनराज। कोकिल का पूछा जाता है तो कोयल, पिक, वसंत दूत, कोकिला, प्रभूत। काग का पूछा जाता है कोवा, वायस, काग, करट, पिशु। कृपा का पूछा जाता है दया, अनुग्रह, अनुकंपा। क्रोध का पूछा जाए तो कोप, रोष, अमवर्ष, गुस्सा, आक्रोश। कस्तूरी का पूछा जाता है वेरी आईएमपी मृगनाभि, मदलता, मृगमद। खग का पूछा जाता है विगह, पक्षी, द्विज, चिड़िया, पंछी, शकुंत। गधा, गधा का अभी पूछा था खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, गधा, बेसर और दूसर। गण का तो गण का पूछा जाए तो समूह, समुदाय, अनुचर, अनुयायी, दूत। गरुड़ का पूछा जाता है तो गरुड़ का होता है खगेश, पत्रगारी, उर्गारी, सूर्पण। घट का घड़ा, कलेश, कुंभ, निप। घास का पूछा जाए तो तृण, दुर्वा, दूप, कुश, वाद। घ पे आ गए। घर का पूछा जाए, घर का तो पूछता है सदन, ग्रह, ग्रह, निकेतन, भवन, निलय, आवास, है ना। चलिए चंद्रमा का पूछा जाता है सोम, सुधांशु, मयंक, सुधाकर, राकेश, कलाधर, हिमकर। चांदी का तो आपको पता है, चांदी का होता है रजत, सोद, रूपा, रौप्य, चंद्रहास। चोर का पूछा जाए खनक, दस्यु, साहसिक, रजनीचर, मोशक। जल का पूछा जाए पानी, नीर, अंबु, सलीस, अमृत, तोय, वारी और मेघ पुष्प। जंगल का पूछा जाए विपिन, कानन, अरण्य और वन। जहाज तो कोई बात नहीं। जानकी का पूछा जाएगा क्योंकि अभी राम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कभी। तो जानकी का होता है सीता, वेदही, जनक सुता, जनक तनया, जनक तात्मा। डाकू तो आप सभी को पता है लुटेरा, राज, तरकस, 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 तूण, तुणीर, निपंग, त्रोण, इशुदी। तलवार का पूछा जाता है, तलवार का होता है चंद्रहास, खड़ग और कृपाण। तामरस का होता है कमल, पंकज, नीरज, पुंडिकर, इंदिवर। तिमिर का पूछा जाता है तम, अंधकार, तमिस्त्रा, अंधेरा। तीर का पूछा जाता है शर, बाण, नाराज, शलीमुख। तिरस्कार का पूछा जाता है अपमान, बेइज्जती, निरादार। दया का पूछा जाता है अनुकंपा, अनुग्रह, कृपा, प्रसाद, सहानुभूति, सांत्वना। दिन का पूछा जाता है दिन, वासर, दिवस। दुख, शोक, वेदना, कष्ट, पीड़ा, क्लेश। देव का तो आप सभी को पता है अमर, देवता, सूर, वृंदारक, आदित्य। धनुष का पूछा जाए, धनुष का होता है आपका धनु,
सरासन, सारंग और कमान। धरती का तो आपको पता है, भू, धरा, पृथ्वी, अवनी, वसुंधा। नदी का पूछा जाता है वेरी आईएमपी, सरिता, तरंगिनी और निर्झरणी और अपगंगा और वाहिनी। नाव का होता है नौका, पतंग, तरणी, बेड़ा, नैया, जलयान। नेत्र, चक्षु, लोचक, नयन, आंख, अक्षी। बहुत मेहनत करके ये अ से लेकर घ तक जितने भी यूपी पुलिस में पूछे हुए थे वो सब के मैं एक एक के 4-4 सेंटेंस लेकर आ चुका हूं। पत्नी का पूछा जाए तो नाथ, स्वामी, कांत। अभी यूपी पुलिस में पूछा था कि आपको बताओ कि वल्लभ का पर्यायवाची क्या होगा, तो वल्लभ का आपको बताना नाथ, स्वामी, भर्ता, आर्यपुत्र, ईश, पति। पत्नी का पूछा जाए तो अभी पता है पत्नी का, तो कांता, भार्या, वल्लभा, दारा, बहु, वधु, कलश, कलत्र, प्राण प्रिय। पर्वत का होता है पहाड़, गिरी, शेल, धराधर। पानी का होता है जल, नीर, वारी, सारंग। पार्वती का होता है गौरी, गिरजा, उमा। तो क से लेकर हमने प तक करे हैं। इसके बाद हम जो करेंगे अगले वाले सेंटेंस में करेंगे, अगले वाले क्लास में, ठीक है। उसके बाद हम आपको 100 क्वेश्चन इस पर्यायवाची के करवाएंगे, 4 ऑब्जेक्ट वाले, जिसमें आपका एक भी गलत नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े। अभी तो और बाकी है, तो एक पार्ट में और होगा ये। उसके बाद आपकी 100 क्वेश्चन की PDF आपको मिलेगी। 100 क्वेश्चन आपको करना पड़ेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्तनी, शुद्ध वर्तनी के बारे में, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको वर्णमाला के क्वेश्चन करवा दिए थे, जिसमें हम 35 क्वेश्चन कर रहे थे। आप सभी ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सभी को PDF भी प्रोवाइड हो गई है। जिनको नहीं मिली है वो मैसेज कर सकते हैं। और अब आपकी डेली चैप्टर वाइज क्लास भी चलेगी और मिक्स क्लास भी चलेगी, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, तो आपको फ्री वाली PDF भी मिल जाएगी और आपको डेली की क्लास भी मिल जाएगी। आपकी और जो क्लासें चलेगी वो 5 तारीख से चलेगी, जो आपकी सुबह रहेगी मॉर्निंग में, दिन में और शाम को 3 क्लासें रहेगी, जिसमें आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारे चैप्टर। चलिए शुरुआत करते हैं वर्तनी शुद्धि की। वर्णमाला के 50 क्वेश्चन करवा दिए थे, 50 और बाकी हैं, वो भी करवा देंगे। वर्तनी, लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसे हिज्जे भी कहा जाता है। वर्तनी का एक और नाम क्या है, तो वर्तनी को हम हिज्जे भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। प्राय अपनी मातृभाषा या बोली के कारण और व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियां आ जाती हैं। अब यहाँ पर इस साइड में मैंने लिखे हैं अशुद्ध और इस साइड में लिखे हैं मैंने शुद्ध। ये वो हैं जो वेरी IMP जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम इसके नीचे हम क्वेश्चन करेंगे, ये आपके सारे क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। ये अजमाइश, अजमाइश, ये आपका गलत है। आजमाइश होगा, आजमाइश होता है। अंत्याक्षरी गलत है, अंत्याक्षरी नहीं होता है, अन्त्याक्षरी होता है। न आधा त याक्षरी, ये गलत है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। क्या होता है? अनधिकार। आधीन गलत है। आधीन का जो शुद्ध होता है अधीन होता है। ढाकना, ढाकना नहीं होता है, ढकना होता है। चहर दीवारी नहीं होता है, चाहार दीवारी। तत्कालीन, एक तो ये पूछा जाता है कौन सा वेरी IMP है, अनाधिकार, और एक होता है आधीन, है ना। तो ये अनधिकार होता है, अधीन होता है, ये ध्यान रखना आपका। तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। ता में आ की मात्रा, तात्कालिक। ये वो हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। व्यवसायिक नहीं होता है, व्यावसायिक होता है। व और य में आ की मात्रा, व्यावसायिक होता है। दूरावस्था नहीं होता है, दूरवस्था होता है। आप सब बारात में जाते हो, बारात, 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 बारात नहीं होता है। आप सबकी शादी में जाओगे ना तो बारात में जाते हो। हाथीनी नहीं होता है,
हथीनी होता है। दिवाली में बड़ी की मात्रा लगती है दिवाली, ये दिवाली सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये दिवाली सही है, ठीक है। और देख लेते हैं पत्नी, ये पत्नी गलत है, ये पत्नी वाली सही है। ये अतिथि, अतिथि में छोटी की मात्रा नहीं लगती है, ती और थी में भी छोटी की मात्रा लगती है, इसमें बड़ी की लगा रखी, ये गलत है। इंजन, ये इंजन सही है। कालिदास में ल में छोटी की मात्रा लगती है, बड़ी की मात्रा नहीं लगती है, कालिदास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ये ब वाला ये गलत है। परिचय, तो परिचय। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके क्वेश्चन हम करेंगे। श्रीमती, श्रीमती में है ना श्रीमती, ये छोटी की मात्रा गलत है। हिजड़ा, हिजड़ा में छोटी की मात्रा लगती है। वधू, वधू में बड़ी की मात्रा लगती है, ये गलत है, छोटी की मात्रा। साधु, साधु में छोटी की मात्रा लगती है, बड़ी की नहीं। दुकान, दुकान में भी छोटी की मात्रा लगती है। अनुग्रहित, ये अनुग्रहित आपका गलत है, अनुग्रहित, ग्रहित ऐसे होता है। संग्रहित, ये संग्रहित गलत है, ये संग्रहित होता है। फेल में डबल मात्रा नहीं लगती, एक ही मात्रा लगती। सेना में डबल मात्रा नहीं लगती, एक ही मात्रा लगती, सेना। त्योहार में डबल मात्रा नहीं लगती, एक ही मात्रा लगती, त्योहार। न्योछावर, इसमें डबल मात्रा नहीं लगती, एक ही मात्रा लगती। ये सारे इधर के सही हैं, इधर के आपके गलत है। चलिए देख लेते हैं। हंस, हंस में ये वाला हंस सही। दुख, दुख में ये वाला सही है, दुख सही है। प्राय, ये गलत है, ये प्राय होता है। कनिष्ठ, ये गलत है आपका, ये कनिष्ठ होता है। संतुष्ट, ये संतुष्ट गलत है आपका, ये संतुष्ट होता है। चेष्टा, ठ नहीं लगता, चेष्टा लगता है। कुंडली, कुंडली में ये वाली कुंडली सही है। अंतर्ध्यान, ये गलत है, ये अंतर्धान होता है। सदृश, ये गलत है आपका, ये सदृश होता है। ब्रज, ये गलत है आपका, ये ब्रज होता है। सुरपणखा, ये गलत है, सुरपणखा होता है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए बताइए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी उन्नति कौन सी सही है? उ न और ति, उन्नति ऑप्शन आपका डी वाला। यह रास्ता दुर्गम है, दुर्गम, दुर्गम कौन सा है भाई? यह रास्ता कौन सा वाला आपका सही हो जाएगा? दुर्गम, दुर्गम ये वाला। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। अगला क्वेश्चन, अन्वेषण कौन सा आपका अन्वेषण सही हो जाएगा? अनवेषण गलत है, अन अ आधा न, फिर वे, फिर श, फिर न, ये अन्वेषण। अगला क्वेश्चन, जानवी, जानवी कौन सी जानवी सही है आपकी? बताइए इन चारों में से। जा, ह आधा न और वी, जानवी ये वाला। शुद्ध वर्तनी अधोपतन, अधोपतन कौन सा आपका सही है? अधोपतन बताइए। अध धन पतन, अधपतन, अधपतन ये वाला सही है। अधोपतन, आदिपतन, आधपतन ये गलत है। अध धन पतन ये वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि अगला क्वेश्चन सृष्टि, सृष्टि, अरे सृष्टि तो ये सृष्टि सही है, ऑप्शन आपकी सी वाली आ जाएगी, ये सृष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन है शुद्ध, इसमें हम 200 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बताइए अब क्या है, कौन सा सही है इसमें? कृप, कृपा, 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 कृपा सदा बनी रहे, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सभी पुलिस में पास हो जाएं। शुद्ध वर्तनी तहसीलदार कौन सा? तह, देखो तही, तहसीलदारी, तहसीलदारी, तहसीलदार, तहसीलदारी, तह तह तह, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। ये तहसीलदार बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, अपकृति, अपकृति, अपकीर्ति, अपकीर्ति कौन सी अपकीर्ति सही है? तो अपकीर्ति बिल्कुल आपकी 9 नंबर का बी वाला। चलिए कौन सा छ सही है? छ कौन सा चाहिए? छह नहीं होता है, छह होता है। चलिए ये लो, तरुण कौन सा तरुण सही हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्ती तरुण, तरुण कौन सा तरुण सही है? आप सभी को पता है, तरुण ये वाला तरुण आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, कुमुदनी, कुमुदनी होता है कि कुमुदिनी? कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 13 नंबर का, बर्तन कौन सा बर्तन सही है भाई? ब र त न नहीं, ब र
तन, बर्तन, त के ऊपर र, बर्तन। चलिए प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का सही वर्तनी बताओ। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। ये अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मृत्युंजय, मृत्युंजय कौन सी सही? मृत्युंजय, 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 मृत्युंजय। अस्पर्शता, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी। अस्पर्शता, अस्पर्शता। शताब्दी, शताब्दी, ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा हो? शताब्दी, शताब्दी, डी वाला। त्रिदोष, त्रिदोष में कौन सा सही हो जाएगा आपका? त्रिदोष, त्रिदोष। उद्योगीकरण, कौन सा उद्योगीकरण सही है? औद्योगिक, औद्योगीकरण, औद्योगिक, औद्योगिक, बी वाला। और लास्ट क्वेश्चन है 20 और 20 40 क्वेश्चन हो गए आज के फिर, ठीक है। परिणति, कौन सा ऑप्शन आपका? ए वाला, ये परिणति। ये मैंने आज आपको फिर 40 क्वेश्चन कराए हैं। आपके लिए कल एक टेस्ट रहेगा जिसमें हम करेंगे वर्णमाला, संधि और वर्तनी शुद्धि, इन सारे के क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर जो नया है चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। और आपके अब मैराथन क्लास में अगर ऐड होना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें भी इस क्लास में ऐड कर दीजिए। 9753749986 पर। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।